नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियांस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग संसद पढ़ रहे हैं। संसद में हमने राष्ट्रपति पढ़ा दिया है, राज्यसभा पढ़ा दिया है, राज्यसभा के क्षेत्राधिकार पढ़ा दिया है। आज हम लोग जो संसद का सबसे जो निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, लोकसभा की आज हम लोग चर्चा करेंगे। लोकसभा कल हमने बताया था कि संसद के दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो यही लोकसभा जो है कि इसको निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन आवलिक इसको कह सकते हैं लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन मतलब लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। इसका कारण यह है मित्रों, इसका कारण यह है कि लोकसभा के जितने जो सदस्य होते हैं, जो चुनकर जाते हैं, सीधे प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं। इसीलिए हम लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। दूसरी बात, इसकी चर्चा जो है कि अनुच्छेद 81 में, किसमें? अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के विषय में बताया गया है कि लोकसभा अनुच्छेद 81 में बताया गया है कि कैसे इसका गठन होगा और यह क्यों निम्न सदन है, ठीक है, और क्यों लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन इसलिए है क्योंकि ये सीधे जनता के द्वारा इसके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अब इसका जो मूल पॉइंट है, सबसे जो दूसरा पॉइंट है मित्रों, जो पहला पॉइंट है जिसके विषय में हम लोग जान लें कि लोकसभा सदस्य की संख्या, ठीक है, हम कह सकते हैं लोकसभा की सीट, मतलब लोकसभा की सीट कितनी है, लोकसभा सदस्य की संख्या है कितनी है। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो मूल संविधान था मित्रों, याद रखिएगा, मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान में जो इसकी संख्या निर्धारित की गई थी वह 500 थी। कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। किसका? लोकसभा का। ये मूल संविधान में यह बात अपनाई गई थी। लेकिन क्या हुआ कि 1974, कितना? सन 1974, ठीक है, और 31वां संशोधन, 31वां संविधान संशोधन 1974 में 31वां क्या बोलते हैं संविधान संशोधन हुआ। उसमें ये हुआ कि अधिकतम सीट 552 होगी। कितना? अधिकतम जो सीट होगी वह 552 होगी। यानी मूल संविधान में 500 की चर्चा हुई थी, लेकिन 31वां जो संविधान संशोधन सन 1974 में होता है, इसमें ये होता है कि कुल जुलाकर 552 सदस्य हो सकते हैं। और इसमें भी क्या किया गया कि इसमें जो 530 सदस्य कैसे होंगे? या प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, राज्य द्वारा चुने जाएंगे 530। और हुआ 20 जो इसमें सदस्य होंगे कि कौन? 20 सदस्य ये संघीय क्षेत्र द्वारा चुने जाएंगे, संघीय राज्य द्वारा चुने जाएंगे। कौन? 20।
और दो सदस्य आंग्ल समुदाय द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, आंग्ल विधि द्वारा चुने जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि 530 प्लस 20 और प्लस 2 यानी इतने मिलाकर 552 सीट जो है कि 552 सीट, वर्तमान में 552 सीट चुने जाते हैं मित्रों, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो दो आंग्ल समुदाय के लोग जो चुने जाते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति किसी को भी चुन सकता है ये 2 सीट में। और यह व्यवस्था जो ये संविधान संशोधन हुआ है, यह जो है कि 2026 तक, सन 2026 तक, ठीक है, सन 2026 तक यथावत लागू रहेगा, ऐसा नियमावली बनाया गया है। तो यह मित्रों सीट कंफर्म हो गया। सीट क्या है? मूल संविधान में 500 सीट थी, जबकि 1974 में जो 31वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 552 की बात हुई। और यह व्यवस्था कब तक जारी रहेगी? सन 1926 तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि लोकसभा में की सीटें कितनी हो गई? 552, जबकि राज्यसभा की सीट मात्र 250 है। तो 250 के सीधे डबल यहाँ पे मतलब लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद जो दूसरी बात, ये लोकसभा के सदस्य मित्रों पहले बता दें कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी भारत की जितनी भी जनता है इनका सीधा निर्वाचन करके भेजती है। ठीक है, क्या होता है? निर्वाचन होता है, कह सकते हैं चुनाव होता है, चुनाव। ठीक है, अरे भाई चुनाव। और इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए मित्रों कि एक जो है कि संविधान संशोधन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन 61वां, कौन? 61वां, मतलब 61 संविधान संशोधन में यह लागू किया गया कि भारत में जितने भी यहाँ के मूल निवासी हैं, मतलब विदेशी नहीं, भारत के जितने निवासी हैं जिनकी उम्र क्या है? जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, ठीक है, इसमें इस चुनाव में वह भाग ले सकते हैं। और यही चुनाव निर्धारण करता है मित्रों, यही चुनाव निर्धारण करता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ये 2 चीजें बातें हो गई। कौन? 61वें संशोधन में, ये ध्यान रखिएगा, 61वें संशोधन में यह नियम पारित किया गया था कि 18 वर्ष जिनकी उम्र पूरी हो गई है वह जो है कि किसी भी, जैसे क्या बोलते हैं, सांसदीय चुनाव में, ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वोट कर सकते हैं। इतनी बातें लगभग आप लोगों को कंफर्म समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता। ठीक है, सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता क्या क्या है? ये भी बड़ा एक अजीब सवाल है कि कौन सांसद लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। जो लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनकी क्या योग्यता होना चाहिए? तो संविधान अनुच्छेद 84, ध्यान रखिएगा मित्रों, अनुच्छेद 84 क्या कहता है? अनुच्छेद 84 क्या कहता है कि सबसे पहले क्या योग्यता होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। क्या है? वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले तो ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वह भारत का नागरिक हो, वही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मित्रों? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी, ठीक है, उसकी उम्र 25 वर्ष, ठीक है, पूरी हो चुकी हो। यहां एक चीज ध्यान दीजिए मित्रों कि हमेशा ध्यान दीजिए कि जो 25 वर्ष जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है वह प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए यहां थोड़ा सा आप लोगों को हम बता दें कि राष्ट्रपति आबलिक राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना चाहिए, 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। उसी तरह राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा आबलिक विधान परिषद, विधान परिषद और राज्यसभा का जो चुनाव लड़ेगा उसकी उम्र 30 वर्ष का होना चाहिए। और उसी तरह लोकसभा, ठीक है, लोकसभा आबलिक विधानसभा, विधानसभा का जो चुनाव लड़ेंगे उनकी उम्र 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो मित्रों आप लोग समझ सकते हैं कि 25 साल वाला न राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, न राष्ट्रपति बन सकता है। वह कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। और यह सब बात दर्शाई कहाँ गई है, कैसे आपको प्रूफ मिलेगा? यह सब बात अनुच्छेद 84 में यह सब बातें लिखी गई है। भारत का नागरिक, उसका उम्र 25 वर्ष। दूसरी बात मित्रों, इसके बाद क्या है? इसके बाद सबसे बड़ी बात है, तीसरा पॉइंट क्या है कि वह मानसिक विकृत न हो। मानसिक विकृत न हो। मानसिक विकृत का मतलब कि वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है, उसका एक जैसे वह मानसिक रूप से पागल ना हो तो वह क्या हो सकता है? लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद योग्यता के बाद अब अगर यह चुनाव लड़ लेता है, ठीक है, तब वह कार्यकाल निर्धारित होता है कि इसका कार्यकाल क्या होगा। तो इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल क्या होता है मित्रों? 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। और यह बात कहां लिखी गई है? यह बात कहां लिखी गई है? यह बात कहता है अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 कहता है, क्या कहता है कि इनका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर लोकसभा कहीं भंग हो गई, ठीक है, लोकसभा कहीं भंग हो गई मित्रों, ध्यान रखिएगा, तो होगा क्या कि पहले 5 वर्ष के पहले ही वह सांसद बेकार हो जाएगा, उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जब ये लोग चुनाव लड़ लेते हैं, ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप जैसे क्या हुआ मित्रों कि जैसे आपने चुनाव लड़ा, आपकी उम्र 25 वर्ष है, आप क्या बोलते हैं इसका लोकसभा का सदस्य तो बन गए, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब जब लोकसभा के सदस्य आप बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, राज्यसभा की तरह नहीं कि उसमें उपराष्ट्रपति जो है कि डायरेक्ट पद सभापति हो गया। इसमें जो लोकसभा के जो सबसे महत्वपूर्ण है वह पॉइंट क्या है? लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी, मुख्य रूप से लोकसभा के पदाधिकारी 2 होते हैं, ठीक है। नंबर 1 अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष को ही कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और दूसरा होता है उपाध्यक्ष।
दो पद होते हैं, एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का। और मित्रों यह बता दें कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यह दोनों पदों की चर्चा, ठीक है, अनुच्छेद 93 में किया गया है। अनुच्छेद 93 में कहता है कि लोकसभा के पदाधिकारियों में दो पदाधिकारी विशेष रूप से होंगे, एक अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, और इनका क्या होगा, इनका निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन, मनोनीत नहीं होता है मित्रों, निर्वाचन होता है दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये निर्वाचन होता है। और इसमें भाग कौन लेते हैं? जितने भी इसके सदस्य जीत कर गए हैं, यानी जो ये 552 जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये 552 सदस्य इसमें भाग लेते हैं और अध्यक्ष और अपना उपाध्यक्ष बनाते हैं। कौन कह रहा है? यह अनुच्छेद 93 यानी 93 में यह बात की गई है कि लोकसभा का जो है कि एक अध्यक्ष होगा और लोकसभा का एक उपाध्यक्ष होगा। लेकिन मित्रों वहीं पे जब आप अनुच्छेद 94 पढ़ेंगे, 94, जब अनुच्छेद 94 पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व सूचित करके, ठीक है, कौन? 14 दिन पूर्व सूचित करके लोकसभा के सदस्य, ठीक है, बहुमत द्वारा मतलब 2/3 भाग, बहुमत द्वारा, ठीक है, मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष आबलिक उपाध्यक्ष को पदमुक्त कर सकते हैं। पदमुक्त करने का मतलब जो अनुच्छेद 94 है, 94 है, ये कहता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष अगर दोनों गलतियां करते पकड़े गए तो क्या होगा? अगर ये लोग नहीं बात मान रहे हैं लोकसभा के सदस्यों को, तो अनुच्छेद 94 व्यवस्था किया है कि 14 दिन पहले दोनों को सूचना दीजिए और सारे लोकसभा के सदस्य, जो लोकसभा के सदस्य हैं, कितने, जो 552 सदस्य हैं, ये सब लोग मिलकर हटा देंगे, भागो यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्ष बेचारा ट्यू फिस हो जाएगा। लेकिन आपको व्यवहारिक दृष्टि से हम बता दें कि जो भी लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी पार्टी केंद्र में होती है, जो सत्ता में बने रहते हैं, वही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं, और जो लड़ते हैं वह जीतते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। अब दूसरी बात मित्रों, इसके साथ आप लोग जान लीजिए कि ये जो अभी हम लोग लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा हम लोग कर रहे थे, ठीक है, इनका भी क्या होता है कि वेतन होता है, भत्ता होता है। ये जो लोकसभा के अधिकारी होते हैं, कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संविधान द्वारा निर्धारित अनुच्छेद 97 अनुच्छेद 97 में कहा गया है कि संविधान, ठीक है, संविधान द्वारा निर्धारित वेतन भोगी होंगे, यानी संविधान जो निर्धारित कर देगा वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मित्रों ये जो है कि एकदम बिल्कुल नौकरी की तरह भत्ता और इनको पेंशन सब मिलेगी। ये अनुच्छेद 97 कहता है। अच्छा, दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है मित्रों? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि टीवी में कभी आप लोग लोकसभा चैनल खोलिएगा, वहाँ बेचारा एक बीच में बैठा सा बूढ़ा टाइप रहता है और सब लोग अपनी बात एकदम कहते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यकाल में ये हो रहा है, वो हो रहा है, सरकार ये बिगड़ गई है, मतलब उससे अपनी शिकायत करते रहते हैं।
तो लोकसभा के सभी जितनी बैठक होती है, यानी लोकसभा की जो बैठक होती है सॉरी, लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। पहला पॉइंट क्या है मित्रों कि लोकसभा के जब भी बैठक होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दूसरी बात जो लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, वह बार बार कहता है देखिए माननी आपका समय हो चुका है, आप अब इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, आपको 5 मिनट का समय दिया गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। वो बेचारा कहता रहता है और इधर सांसद बेचारे सब चिल्लाते रहते हैं, माननीय बेरोजगारी बढ़ गई है, ये बढ़ गई है। जो जिस क्षेत्र से सांसद चुनकर जाते हैं वो अपनी समस्या किससे कहते हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष से कहते हैं कि माननीय महोदय हमारे क्षेत्र में अराजकता बढ़ गई है, पुलिस बात नहीं मान रही है, सड़कें बिगड़ गई है। इसी से बेचारे शिकायतें करते रहते हैं, चाहे वह पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सब शिकायतें जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं लोकसभा अध्यक्ष से करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष बेचारा शांति बनाए रखता है। बेचारा देखिएगा एकदम चारों तरफ बंदरों की तरह हल्ला करते हुए बेचारा कहता है शांत रहिए। तो ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। दूसरी बात कि किसी को भी लोकसभा जो अध्यक्ष है मित्रों ध्यान रखिएगा, या किसी को निलंबित कर सकता है, जो लोकसभा के सदस्य हैं निलंबित कर सकता है, हटा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अनुच्छेद ठीक है 110, अनुच्छेद 110 ठीक है, अनुच्छेद 110 में यह निर्धारित है कि लोकसभा ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करेगा, निश्चित करेगा, लोकसभा अध्यक्ष निश्चित करेगा, कौन सा निश्चित करेगा कि कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है। मतलब कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है कौन निर्णय करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और किसकी चर्चा हुई है, 110 में। अब थोड़ा सा मित्रों ये भी बता दें कि जैसे धन संबंधी जो वित्त संबंधी जो निर्णय है, जिसकी व्यवस्था है वो लोकसभा को मिला है। और इस तरह संसद यानी लोकसभा के सदस्य ठीक है, सदस्य और राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी ये अध्यक्ष होता है। जितनी बातें लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को कहते हैं, अध्यक्ष क्या करता है, जो सही लगता है वो राष्ट्रपति को अपनी बात पहुंचाता है। ये लोकसभा के अध्यक्ष का काम है। तो लोकसभा अध्यक्ष बहुत बड़ी ताकत है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग जो इसी में देखेंगे कि आखिर में अध्यक्ष हो गया, सदस्य भी हो गया, तो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं तो उनकी शक्तियां क्या है। तो आप लोग नई टॉपिक डालेंगे कि लोकसभा की शक्तियां, अधिकार एवं कार्य। नई टॉपिक डालिए, तेजी से लिखिए। मैं थोड़ा विस्तार से जरूर बता रहा हूं, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक अनुच्छेदों को पढ़ने का प्रयास करिए तो अच्छा रहेगा। लोकसभा ठीक है, लोकसभा की शक्तियां
शक्तियां आबलिक अधिकार। मानो लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार हैं, इसके बारे में जैसे चर्चा होना चाहिए। ठीक है, तो वो लोकसभा की शक्तियां अधिकार क्या है? लोकसभा की सबसे जरूरी ये है, पहला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां का मतलब यह होता है कि प्रत्येक विधेयक को विधि बनाने यानी कानून निर्माण में, ठीक है, अगर कोई कानून निर्माण करते हैं, कानून निर्माण, ठीक है, कानून निर्माण करते हैं तो उसमें बहुमत की आवश्यकता होती है। कानून निर्माण में क्या होगी? बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, ठीक है, इसमें भाग लेते हैं। विधायी शक्तियां मतलब कानून निर्माण में कोई भी, अगर भारत में कोई कानून बन रहा है, कोई नियम बन रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जब विधायी शक्तियां बनता है तो राष्ट्रपति अध्यक्षता करता है। कौन? राष्ट्रपति क्या किया? अध्यक्षता किया। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यक्षता किया। कौन? राष्ट्रपति यहां अध्यक्षता किया। किस अनुच्छेद के तहत? मित्रों, अनुच्छेद 108 के तहत। कौन किया? राष्ट्रपति अध्यक्षता किया। और दोनों वर्गों के सदस्य आकर एक साथ बैठ गए। एक तरफ बैठे लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ठीक है, और दूसरे तरफ बैठे राज्यसभा के सदस्य। अब एक तरफ लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, दूसरे तरफ राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं, और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्षता इस समय कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। ये किस विधा में हम लोग पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 108 के तहत। कब? जब कोई भारत में नया नियम या कोई नया कानून बनने जा रहा है, उस समय राष्ट्रपति क्या करता है? आहूत करता है, बुलाता है कि भैया लोकसभा के सारे सदस्य आ जाओ, राज्यसभा के सारे सदस्य आ जाओ। और अब ध्यान आप दीजिए कि इधर कितने सदस्य हैं? 552 सदस्य हैं। इधर कितने सदस्य हैं? 250 सदस्य हैं। ठीक है, इधर 552 सदस्य हैं और इधर 250 सदस्य हैं। तो बताइए, इसके डबल सीधे, मानो यहाँ 250 है, इसके डबल है, तो पावरफुल कौन होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? स्पष्ट आप कह सकते हैं कि पावरफुल ये वाला होगा, क्योंकि जनसंख्या इसकी ज़्यादा है। तो अब यह दोनों सदस्य, अगर केवल इसमें सदस्य अधिक से अधिक भाग ले रहे हैं, इसमें कम भी रहेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पे यहाँ पे मात्र 100 समर्थक हैं, कोई कानून बन रहा है, 100 समर्थक हैं। इधर से पता चला 400 हो गए, क्या हुआ? कानून क्या होगा? पास हो जाएगा। तो यहाँ पे राज्यसभा बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी कानून के निर्माण में यानी विधायी शक्ति सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य के पास है, क्योंकि इनके सदस्यों की जनसंख्या अधिक होती है। और जब कोई भी नियम निर्माण होता है तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं एक शक्ति का, हम लोग देख लिए कि विधायी शक्ति की किसके पास ताकत है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण शक्ति मिली है वह है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति का मतलब होता है कि जैसे जो खजाना है, उस खजाना में कौन सा विधि में धन विधेयक है, कौन सा विधि धन विधेयक नहीं है। तो मित्रों ध्यान रहे कि जो अनुच्छेद 109 है, 109 क्या कहता है कि जैसे कोई जब विचार होगा तो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा विधेयक पारित करके, विधेयक पारित करके राज्यसभा को भेजेगा।
राज्यसभा को भेजेगा। ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा में कोई धन विधेयक पारित हो गया, ठीक है, और कहाँ भेजा? राज्यसभा को भेज दिया। अब राज्यसभा को भेज दिया तो राज्यसभा अधिकतम क्या कर सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है, ठीक है। मानो इसके बाद उसको कोई अधिकार नहीं है, केवल मात्र राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकता है। बाकी अगर ये कुछ भी करे अपने आप धन विधेयक पारित हो जाएगा। और इसी के नीचे अभी हमने पढ़ाया है कि अनुच्छेद 110 में लोकसभा अध्यक्ष कह देता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यह पारित कर देता है कि अमुक, ठीक है, विधेयक, अमुक विधेयक धन विधेयक है। यानी मित्रों हम कह सकते हैं कि लोकसभा बताता है कि 75 करोड़ रुपया गोरखपुर में जाएगा, 315 करोड़ रुपया कानपुर में रह जाएगा। यह जो है कि धन विधेयक में राज्यसभा बड़ा ही लोकल है, बड़ा इसका तुच्छ महत्व है, बहुत ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा जब कोई भेजता है तो राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकता है, ये कह रहा है अनुच्छेद 109। और 110 क्या कर रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष कह रहा है कि अमुक धन विधेयक है और अमुक धन विधेयक नहीं है। तो वित्तीय संबंधी शक्ति में भी देख रहे हैं कि लोकसभा बड़ा ताकतवर के रूप में है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण जो लोकसभा को अधिकार मिला है, ठीक है, उसका नाम है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति का मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 75 में ये साफ लिखा है कि जो लोकसभा में जब तक विश्वास प्राप्त है तभी तक मंत्रिपरिषद बना रहेगा, ठीक है। अगर लोकसभा विखंडित होता है तो मंत्रिपरिषद यानी सरकार खत्म हो जाएगी। इसलिए सारा पावर कार्यपालिका का, ठीक है, लोकसभा का जितना पावर है इसी के हाथ में रहता है। साथ में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर मान लीजिए कि हो गया लोक सेवा आयोग, दूसरा हो गया SC/ST आयोग, ठीक है, SC/ST आयोग, तीसरा महालेखा परीक्षक, ठीक है, महालेखा परीक्षक। ये जितने भी बड़े बड़े जो पद हैं या महान्यायवादी का पद है, कोई भी पद, ये सारा जो है कि क्या बोलते हैं रिपोर्ट कहाँ देंगे? ये सारा रिपोर्ट लोकसभा में देंगे, ठीक है। लोकसभा आयोग हो चाहे SC/ST आयोग हो चाहे महाआयोग है, सारे लोग जो है कि क्या बोलते हैं कहाँ रिपोर्ट करेंगे? लोकसभा में रिपोर्ट करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के पास रिपोर्ट करेंगे और वह बताएगा कि आपके रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। तो सबसे अधिक पावरफुल कौन हो गया? लोकसभा सबसे अधिक पावरफुल हो गया। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? अभी हमने बताया है कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पास जनसंख्या ज़्यादा है। अब चौथा पॉइंट कह सकते हैं निर्वाचन का अधिकार। निर्वाचन का अधिकार का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है
तो सबसे अधिक रोल लोकसभा के सदस्यों का होता है, क्योंकि जनसंख्या इनके पास ज़्यादा है। इसी तरह महाभियोग का अधिकार, महाभियोग, महाभियोग का मतलब ये होता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है। इसमें भी इन लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं हावी हो जाते हैं, चाहेंगे तो राष्ट्रपति रहेगा, चाहेंगे तो राष्ट्रपति नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं मित्रों, लोकसभा का सदस्य ही, ठीक है, पीएम बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा के अधिकांश जो सदस्य होते हैं या लोकसभा में जो चुनाव जीतकर जो पार्टी आती है, यह ध्यान रखिएगा मित्रों, अभी 24 में चुनाव होने वाला है, कि लोकसभा के सदस्य के जो भी पार्टी जीत कर आएगी वही पीएम बनेगी। और जब पीएम बन जाएगी तो पीएम का मतलब होता है कि सारा अधिकार उसके पास पावर में आ जाएगी, पूरा व्यवस्था इसके हाथ में आ जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं मित्रों कि राज्यसभा के अपेक्षा लोकसभा बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही शक्तिशाली है। इस तरह आज हम लोग लोकसभा का अध्ययन हम लोग कर चुके, और इसके बाद हम लोग पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। बने रहिए रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।